Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics can note, then please subscribe my channel and share with your friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड कर सकें. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा था जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एपरेटस आपने अपनी फिजिक्स की लैब में देखा होगा. इसका जो आप यूज़ करते हैं वो करंट को डिटेक्ट करने में करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. देखिए मैं लिख भी रखा है. अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस. गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, जो कि आपको 2 नंबर में पूछ लिया भी जाता है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है. ये जो है आपका ये सॉफ्ट आयरन है. यहाँ पे ये हेयर स्प्रिंग होती है. ये आपके टर्मिनल है. ये आपकी ज्वेल्ड बियरिंग है. ये आपकी कॉइल है. इस पर आपका पॉइंटर लगा होगा. यहीं से आप करंट की वैल्यू निकालेंगे एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, है ना, कि 5 मिली एम्पियर है या 10 मिली एम्पियर है. यहाँ से निकालेंगे. ये जिस भी डायरेक्शन मूव करेगा वहाँ से आपकी करंट निकालेंगे वहाँ से आप आपकी. ये क्या आपका एक मैग्नेट है. मैग्नेट के 2 पोल होते हैं. नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ठीक है. और एक कॉनकेव पोल दिखा रखे हैं क्योंकि कॉनकेव की उसमें दो होते हैं ना पोल. एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स पोल होता है. ये कौन सा पोल है? कॉनकेव पोल है. ये आपका इसके अंदर का सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है. इसके अंदर का क्या है? ये सिलेंडर है. और इस पर एक ये कॉइल इस तरीके से बाउंड की गई है. इसके नीचे एक हेयर स्प्रिंग और ये जिस पे ये टिका हुआ है उसे कहते हैं ज्वेल बियरिंग. ठीक. तो ये हमारा डायग्राम हुआ. अब इसी को हमने लैंग्वेज के रूप में लिखा है. ये मेरा डायग्राम हुआ. यहाँ पे मैंने जब ये करंट फ्लो कर रही थी तो मैंने इसमें ये जो बना रखा है PQRS. देखिए ठीक है. आर से एस में गई, पी में गई, क्यू में गई. और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है? ये जो मैंने जिसको ये सिमिलरली मैं ऐसा अपने पहले से रिलेटिव वीडियो में डाल चुकी हूँ. जिसने नहीं जाकर देखिए देख सकते हैं. मैंने इससे पहले यही एक ऐसी रिंग मैंने आपको करा के दिखा रखी जिसमें से कि मैंने आपको एक निकाल के दिखा रखा है. और ये देखिए क्या होता है. ये होता है. ये टॉपिक मैं पहले इससे रिलेटेड वीडियो पहले डाल चुकी हूँ. अगर इस टॉपिक को देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखी टॉर्क क्यों ना करंट लूप, जिसमें मैंने आपको ये समझा रखा है. तो जब हमें टॉर्क क्यों निकालना होता है, इसमें टॉर्क निकालना होता है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं. एक हम अपनी कंफर्ट जोन के लिए एक रेक्टेंगल बना देते हैं इसमें, जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. 2 इसकी वो ले लेते हैं आर्म्स A और B. ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है. ठीक है. 4 आर्म्स के लिए 4 फोर्स. F1 ऊपर, F3 नीचे. दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं पर एक ही लाइन में लग रहे हैं. ये दोनों अलग अलग आर्म पर लग रहे हैं. ये B में जो लग रहा है वो F2 और जो B में लग रहा है वो F4. ठीक. और सब में करंट का फ्लो है I. मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल भी दिखा रखा है किसी एंगल थीटा पे क्या है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना लिया है जिस पे 2 फोर्स लगेंगे F2 एंड F4. क्योंकि F2 और F4 अलग अलग आर्म पर लग रहे हैं और लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. F2 ऊपर की ओर लग रहा है और F4 नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A है. ये रहा F2, ये रहा F1. के बीच का डिस्टेंस क्या है? A. ये मैंने A ले लिया. ये मेरा थीटा आ गया एंगल. मैंने साइन थीटा लगाया तो मेरी BC की वैल्यू A साइन थीटा आ गई. ये मेरी फिगर हो गई. ठीक है. अभी भी हम ये कहेंगे F1 और F3 एक ही डायरेक्शन में है. F2 एंड F4 अलग अलग आर्म्स में लगे हुए हैं और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है. देखिए प्रिंसिपल. सबसे पहले से प्रिंसिपल पूछा जाता है कि ये बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर, हिंदी में कहिए तो किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है. तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क. जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये और ये डायग्राम मुझे तब बनाने होता है जब मुझे टॉर्क निकालना होता है ना करंट लूप में. ये मैं इससे पहले अपनी वीडियो में
इससे पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं, जिसे नहीं जाकर देखो जाके देख सकते हैं। तो जब भी हमें टॉर्क निकालना होता है तो हम अपनी कंफर्ट जोन के लिए रेक्टेंगल बनाते हैं और थीटा के एंगल निकालने के लिए ट्राइंगल बनाते हैं। और यही इसका प्रिंसिपल है कि यदि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज दैट होता है कि करंट कॉइल हमने प्लेस रखे मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सपीरियंस और टॉर्क, और इसलिए मैंने वो डायग्राम बनाया, रेक्टेंगुलर बनाया है और ट्राइंगल ही बनाया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जिसका मैग्नीट्यूड करंट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वही लिखी है, एज शोन इन द फिगर। वी इस pivoted type galvanometer consists of a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metal aluminium frame। ये देखिए, ये है हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम है। इसमें टेक द टू एंड ऑफ द एक्सल ऑफ दिस फ्रेम आर pivoted between two jewel bearings and the motion of the coil is controlled by a pair of haired spring। motion of the control आपका जो होगा वो होगा हेयर स्प्रिंग, इससे आपका कंट्रोल होगा। ठीक, हेयर स्प्रिंग ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक मेटल का नाम है। द इनर एंड ऑफ द स्प्रिंग आर शोल्डर टू द टू एंड ऑफ द कॉयल एंड द आउटर एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू। जो इनर एंड होते हैं स्प्रिंग के वह शोल्डर होते हैं टू द टू एंड ऑफ द कॉइल से, और जो आउटर एंड होता है वो कनेक्टेड होता है बाइंडिंग स्क्रू से, स्क्रू की हेल्प से। द स्प्रिंग प्रोवाइड द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट लीड। जो स्प्रिंग होता है वो टॉर्क, यहाँ पे हमने टॉर्क क्यों यूज़ किया, हमें टॉर्क की क्या ज़रूरत थी, जो हमने स्प्रिंग लगाई है इसका जो यूज़ किया जाता है, जो हमें प्रोवाइड करता है वो टॉर्क होता है, क्योंकि स्प्रिंग होती है ना, ये इसमें स्प्रिंग होती है। ठीक है, स्प्रिंग कैसे होती है, अगर आप किसी भी उसमें स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग की ऐसे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये जब ये स्प्रिंग का टॉर्क हुआ है तो ये इस स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग के दो होंगे, स्प्रिंग के दो सिरे होंगे, एक दो सिरे होंगे स्प्रिंग के, और उन दो सिरों में अपोजिट फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि ये F2 है एंड F4 है, इसलिए हमने यहाँ पे टॉर्क का यूज़ किया, और टॉर्क के लिए हमने ये पूरा डायग्राम बनाया, ट्राइंगल। ठीक, A light aluminium pointer attached to the coil measure its deflection on a switchable scale। एक लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर को हमने अटैच किया कॉइल में, मेजर इट डिफ्लेक्शन ऑन ए स्विचेबल स्केल। एल्यूमिनियम पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये वाला पॉइंटर ये एल्यूमिनियम का होता है, और इसको क्यों लगाया है, ताकि हम डिफ्लेक्शन करंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसे निकाल सकें। द कॉइल इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द सिलेंडर पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्स शो मैग्नेट। ये जो कॉइल है वो रखी गई है बिटवीन द सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्स शो मैग्नेट। ये कॉइल है, ठीक है, इस मैग्नेट को, ये कॉइल है, इस मैग्नेट को हमने हॉर्स शो मैग्नेट पे रखा गया है। हॉर्स शो मैग्नेट क्या होता है, तीन टाइप के मैग्नेट होते हैं, जिसमें बार मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट होता है, एक निडल शेप की मैग्नेट होती है, एक हॉर्स शो की मैग्नेट होती है, और भी बहुत सारी मैग्नेट होती हैं। इससे रिलेटेड वीडियो में भी अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं जाकर देखी वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने मैग्नेट लिया है वो हॉर्स शो मैग्नेट है, जिसकी शेप ऐसी होती है, इसे हॉर्स शो मैग्नेट करते हैं। और ये कॉइल रखा गया है हॉर्स शो मैग्नेट में के बीच। ठीक, अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कॉइल इज माउंटेड सिमेट्रिकली बिटवीन द कॉनकेव पोल ऑफ द हॉर्स शो मैग्नेट, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। दिस मेक द लाइन ऑफ फोर्सेस पॉइंटिंग अलॉन्ग द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल, सच अ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। इसमें जो लाइन ऑफ द फोर्स होंगी पॉइंटिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल की होंगी, इसलिए हम इसे रेडियल फील्ड कहते हैं। द प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेटिंग इन सच अ फील्ड रिमेन पैरेलल टू द फील्ड इन ऑल पोजीशन एज शोन इन द फिगर। जो कॉइल होगा,
ठीक है। द प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेटिंग इन सच अ फील्ड रिमेन पैरेलल टू द फील्ड इन ऑल पोजिशन, क्योंकि वो स्ट्रेट कंडीशन में रखा गया। देखिए डायग्राम में देखिए, पैरेलल सीधे रखा गया, तो लाइन ऑफ फोर्सेस से क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि ये रखा ही सीधे गया है। और पैरेलल भी ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, कैसे होता है। ऑल्सो द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ड्यू टू इट्स high permeability intensity of the magnetic field and hence increase the sensitivity of the galvanometer, क्योंकि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की परमेबिलिटी हाई होती है एंड इंटेंसिटी द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस इंक्रीज द, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती है। तो ये हुआ सा कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब है हमारी थ्योरी और वर्किंग, कि ये किसकी थ्योरी क्या है और किस चीज़ पे वर्क करती है। ठीक है, फिगर में दिखाया था मैंने करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस, ए और बी दिखाया था, ये साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस है, और ए इज इक्वल्स टू ए बी, एरिया ऑफ द कॉइल, एंड इज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसे रिलेटेड वीडियो में चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं जाकर देखी वो भी जाकर देख सकते हैं। द फोर्स F1 एंड F3 ऑन आर्म PQ एंड RS आर इक्वल इन अपोजिट हैंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर कैन कैंसिल ईच अदर, जो कि मैंने आपको बताया था। फोर्स F2 एंड F4 ऑन आर्म PQ एंड RS आर इक्वल इन अपोजिट बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन विल फॉर्म कपल, ये भी मैंने आपको बताया था। विच रोटेट द कॉइल विच एक्सर्ट अ टॉर्क गिवन बाय tau is equals to force into perpendicular distance between forces IBB into DC। DC की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, कैसे निकाली है, ये यहाँ से देखो, DC A sin थीटा, तो ये हो गया हमारा A sin थीटा। A इज इक्वल्स टू AB, तो IBA sin थीटा। ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूँ तो टॉर्क की वैल्यू क्या जाएगी, NIBA, और द टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। यदि टॉर्क डिफ्लेक्ट करेगा, तभी हमने उसमें पॉइंटर लगाया था, डिफ्लेक्ट होगा, कभी 5 एम्पियर बताया, कभी 10 एम्पियर बताया, 10 एम्पियर बताएगा, तो कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि यदि वो एंगल अल्फा पर डिफ्लेक्ट होता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग की क्या क्वालिटी होती है, इलास्टिक होती है। स्प्रिंग में जो क्वालिटी होती है इलास्टिक होती है, क्योंकि यदि इसमें थोड़ा सा पुल करें और फिर उसे छोड़ दें तो वो अपनी वैसी कंडीशन में आ जाती है, तो उसमें इलास्टिसिटी होती है सच दैट टॉ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू अल्फा। और अल्फा का यदि हम अल्फा का साइन, यदि हम प्रोपोर्शनल टी का साइन हटाएं तो के आ जाएगा। के हमारा टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ट्विस्ट। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, जितना वो टॉर्क लगा रहा है, वो कितने का होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग क्या हुआ, क्योंकि वो स्प्रिंग की क्वालिटी के कारण आया है, इसलिए टॉर्क रिस्टोरिंग हुआ। एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस लिए हुआ, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुई, करंट के कारण डिफ्लेक्ट हुआ। ए और बी NIBA हमने निकाल दिया है, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अल्फा अपॉन NBA, और इस के अपॉन NBA को G मान लिया, और यही जो फैक्टर होता है G इज इक्वल्स टू के अपॉन NBA कांस्टेंट होता है फॉर अ गैल्वेनोमीटर के लिए, एंड इज कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं और करंट रिडक्शन फैक्टर कहते हैं ऑफ द गैल्वेनोमीटर का। ठीक, ऑल्सो आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा, आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे आई इज इक्वल्स टू G अल्फा, तो आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो हम कहेंगे दस द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक, ये हुआ हमारा ये टॉपिक, थ्योरी एंड वर्किंग। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, यदि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, इवन स्मॉल करंट इज पास, यदि बहुत थोड़ी सी स्मॉल करंट पास की जाती है, और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस रीडियम, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तब भी वो स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज पे यदि वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है तो उसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, और उसी को कहते हैं सेंसिटिव। IS की जो फॉर्मूला होता है इट करंट सेंसिटिविटी का, उसे हम अल्फा अपॉन आई से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, NBA। ठीक, अल्फा इज इक्वल्स टू NBA अपॉन के। अब आप कहेंगे IS इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आई है, तो इट इज डिफाइन अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। यूनिट मतलब आई, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू NBA अपॉन के ऐसे देखो यहाँ से निकालिए, अल्फा अपॉन आई NBA अपॉन के। ठीक, NBA अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे,
अल्फ़ा अपॉन वी, जैसे ये अल्फ़ा अपॉन आई है वैसे अल्फ़ा अपॉन वी, ठीक। वी का फॉर्मूला आई आर, आई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो क्या आएगी, आई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो एन बी, अल्फ़ा अपॉन आई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो एन बी ए अपॉन के, और फिर ये रहा आर। तो ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन फैक्टर बाय विच द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल एन के, क्योंकि सेंसिटिविटी बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतनी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाएंगे और के बढ़ाएंगे। देखो ए बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये क्या है ना हमने अभी इसमें कि बी ए और के, और डिक्रीजिंग के क्यों कहा है, क्योंकि के नीचे आ रहा है, ठीक। देन उसके बाद फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू आई अपॉन अल्फ़ा, और आई अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, के अपॉन एन बी है। तो ये रहा हमारा के अपॉन एन बी है, ठीक। सो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। अगेन मैंने आपको जितना ज़्यादा पढ़ा दिया उस को कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है अगेन एंड अगेन। इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc और 12 के स्टूडेंट्स होने रहे और फिर फिजिक्स से भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे मैं चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ों को इतना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।